वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बैच 2.0 एम्स के कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 की क्लास नंबर 5 है जो आज होने वाली है। इससे पहली क्लासेस आप हमारे एम्स CRE 2025 बैच 2.0 के नाम से आप देखोगे, प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये क्लासेस हेल्पफुल न केवल एम्स के लिए रहेंगी, बाकी निटर चंडीगढ़, PGI चंडीगढ़, IIT, NIT, SGPGI वहाँ अवेलेबल होंगी, वहाँ एप्लीकेबल होंगी, जहाँ पर आपको CCS रूल्स या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या सर्विस रेगुलेशंस, कहीं पे अगर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है तो उसके अंदर ऑफिस प्रोसीजर्स प्लस CCS रूल्स दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। जहाँ पे CCS रूल्स लिखा है तो वहाँ पे डेफिनेटली ये पूछा जाएगा। तो ये बैच 2.0 एम्स के साथ साथ अदर एग्जामिनेशंस में आपके काम आता है। तो 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आपने देख लिया होगा, इंटीमेशन हमने आपको टेलीग्राम पर दे दी है। तो 2025 के नोटिफिकेशन में जाकर अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप चेकआउट करो और जो जो पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हो उन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। किसी भी पोस्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई दिक्कत आती है, कुछ समझ नहीं आता है, डायरेक्टली आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर ईमेल कर सकते हो। तो ईमेल आईडी हमने मेंशन की हुई है mannatofficial14@gmail.com। तो बच्चों, क्लास नंबर 5 में कंडक्ट रूल हम कराएंगे और बैक टू बैक क्लासेस होने वाली हैं बैच 2.0 के अंदर। इन क्लासेस की PDF केवल आपको प्लस मेंबर्स टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेंगी, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको मेन टेलीग्राम चैनल के अंदर दी हुई है कि आप किस तरह ज्वाइन कर सकते हो। तो 15 जुलाई तक ऑफर है, तो 15 जुलाई तक आप जाके चेकआउट करो टेलीग्राम पर और उस ऑफर को अवेल कर सकते हो। केवल 2 दिन का टाइम आपके पास है। ठीक है बच्चों, चलो तो कंडक्ट रूल की क्लास नंबर 5 है, इसको अटेंड करते हैं। फोकस होके आपने क्लास देखनी है, नो डाउट आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। एम्स CRE 2025 निटर चंडीगढ़, IIT, NIT, PGI यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस में आपके काम आ जाता है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम CCS कंडक्ट रूल्स। तो ये क्लास कंटिन्यू करते हैं आपके साथ में CCS कंडक्ट रूल 1964। हम आपको गिफ्ट्स के बारे में पढ़ा रहे थे कि कोई A क्लास एम्प्लॉय है तो वो कितने हज़ार तक का गिफ्ट अवेल कर सकता है, B है तो कितने तक, C है तो कितने तक। तो पेपर्स में पूछा जाता है ऐसा। तो ये याद रखना बड़ा ईजी है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने आपको समझाया था कि कोई एनिवर्सरी होती है, रिलीजियस फंक्शन होता है, रिटायरमेंट फंक्शन होता है, तो वहाँ पे A क्लास एम्प्लॉय कितना गिफ्ट अवेल कर सकता है, ले सकता है 25,000 ले सकता है। ये क्लास नंबर 4 के अंदर हम बता चुके हैं। B क्लास एम्प्लॉय कितना ले सकता है, 7500 रुपये तक ले सकता है। और C क्लास एम्प्लॉय कितना ले सकता है आपका, B क्लास 15,000 तक और C क्लास 7500 तक, 7,500। तो ये गिफ्ट्स की कंडीशन थी। अब कुछ कंडीशन और भी हैं। कैसे हैं? एक्सेप्ट एनी गिफ्ट इन केस, अब ये ऊपर वाली लाइन है, आप इसको पढ़ोगे, इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इफ द वैल्यू देयर ऑफ। मतलब बेसिकली कोई रिलीजियस फंक्शन, एनिवर्सरी, इनको छोड़कर अगर कोई फंक्शन है तो A और B क्लास का एम्प्लॉय केवल 1500 रुपये गिफ्ट ले सकता है और C क्लास का एम्प्लॉय केवल 500 रुपये। तो याद रखना है आपने, 500 C क्लास के लिए होगा और 1500 किसके लिए रहेगा, A क्लास के लिए। क्लियर हो गया? अब एक नई चीज़ आती है। नई चीज़ क्या आती है? कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट वो इंडियन डेलीगेशन का हिस्सा है। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई एम्प्लॉय विदेश जाता है तो 2, 3, 4, 5 जो भी उसके अंदर मेंबर होते हैं, एक ग्रुप जो होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, उनको डेलीगेशन बोला जाता है जब वो विदेशी यात्रा पे जाते हैं कहीं। ठीक है? आपने सुना होगा कि फ्रांस से डेलीगेशन इंडिया आया, तो इसका मतलब है चाहे उसमें 2 मेंबर हो, चाहे 5 मेंबर हो, 5 पर्सन हो, वो लोग यहाँ पर आते हैं। तो उस टाइम पे कंडीशन क्या है? आप रिसीव कर सकते हो, अपने गिफ्ट को अपने पास रख सकते हो फॉरेन डिग्निटरीज से। तो फॉरेन डिग्निटरीज क्या है? विदेशी जो भी पर्सन है, गवर्नमेंट है, उनसे आप गिफ्ट ले सकते हो, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो उस गिफ्ट की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए? 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसा कि आपको बताया गया है। ठीक है? तो ये 1000 वाली कंडीशन कब याद रखनी है? अगर इफ़ यू आर एन इंडियन डेलीगेशन और जो गिफ्ट रिसीव करना है वो फॉरेन डिग्नेटरीज से करना है, तो कितने लिमिट हो जाएगी उसके अंदर? केवल 1000 रुपये। ठीक है?
इसके अलावा कोई और केस होता है तो जो गवर्नमेंट रूल बनाएगी टाइम टू टाइम वो आपको मानना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप गिफ्ट को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर करा दिया, ये पॉइंट क्लियर करा दिया आपका। इस पॉइंट को पढ़ते हैं। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट गिफ्ट नहीं लेगा फॉरेन फर्म से। फर्म का मतलब हो गया कंपनी होगी कोई भी फॉरेन कंपनी है, एप्पल है जैसे, तो उससे आप कोई गिफ्ट नहीं लोगे जब तक कोई परमिशन नहीं है, चाहे उस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, तब भी आप अवेल नहीं कर सकते, गिफ्ट नहीं ले सकते, ये मेंशन्ड है इसके अंदर। ठीक है, तो गिफ्ट को अगर एक्सेप्ट करना है किसी भी फर्म से तो वो सब रूल 3 को फॉलो करता है। अब 3 ऊपर पढ़ाया था हमने आपको, 3 के अंदर क्या था, ये 3 है बच्चों आपका, ये 3 है। 3 में पढ़ाया था कि ए और बी तक 1500 रुपये और सी क्लास के एम्प्लॉय हैं वो 500 रुपये तक का गिफ्ट रिटेन कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इतनी क्लास के बाद गिफ्ट वाले क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो पुट करो कमेंट में और पूछो हमसे। नेक्स्ट क्लास में ज़रूर उस चीज़ का डिस्कशन हम लेकर आएंगे और आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, वैसे डेफिनेटली अगर फोकस्ड होकर आप देख रहे हो हमारी क्लास तो कोई डाउट आपका रहेगा नहीं जो बचेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें डोरी के बारे में बताना है आपने। डोरी क्या होती है, ये होता है दहेज। तो ये मैंने साफ साफ आपको बताया हुआ था, रूल नंबर 13 ये रट लेना, पेपर में बड़ा काम आता है। तो डोरी का सबसे बड़ा क्या है, डोरी की डेफिनेशन क्या है, दहेज का मतलब क्या है, तो दहेज की सेम डेफिनेशन है जैसा कि डीपीए के अंदर है। डीपीए। अच्छा, ये डीपीए कब आया, ये आपका डीपीए आया था, कब आया था डीपीए आया था 1961 के अंदर। ठीक है, कब आया था, 1961 के अंदर। तो डोरी हैज़ द सेम मीनिंग एज इन डोरी प्रोविजन एक्ट 1961, 28 ऑफ 1961। एग्जैक्टली मैंशनड है वहाँ पे कि दहेज होता क्या है। तो दहेज आपको भी पता है होता क्या है, विलिंगली अनविलिंगली किसी भी प्रेशर में कोई चीज़ मांगी जाए, डिमांड की जाए मैरिज के टाइम पर, तो उसको दहेज बोलते हैं। अब देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन इसमें से इतना ही सवाल आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ना गिव करेगा, ना टेक करेगा, ना छोड़ेगा, ना मना करेगा, ना देने के लिए बाध्य करेगा, ये सारी चीज़ें लिखी है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आप दहेज के लिए किसी को ना बोलोगे, ना कहोगे, ना सुनोगे, ना लोगे, ना दोगे। क्लियर होगी पहली लाइन। दूसरा क्या है, ना डायरेक्टली आप मांगोगे, ना इनडायरेक्टली मांगोगे, ना उनके पेरेंट्स से लोगे, ना उनके गार्जियन से मांगोगे, ना दुल्हा से मांगोगे, ना दुल्हन से मांगोगे, जो भी किसी का केस है। ठीक है जी, तो 2 लाइन्स हैं, दोनों लाइन्स आपने याद रखनी है, पेपर में यही काम आएंगे अगर डोरी से संबंधित क्वेश्चन एमसीक्यू आपका आता है तो। डोरी की डेफिनेशन जरूर देख लेना कि कौन से एक्ट के अंदर डोरी की डेफिनेशन आती है। तो हमने बताया हुआ है डोरी प्रोविजन एक्ट, कौन सा, 1961, 1961 के दहेज रोकथाम अधिनियम के तहत ये आपकी डेफिनेशन ली गई है। और रूल नंबर कौन सा है, रूल नंबर डेफिनेटली आप याद रखोगे, रूल नंबर 13A है। ठीक है, जैसे 13A इंपॉर्टेंट है, 3A 3B 3C रिपीटेडली आपको बता रहे हैं, पढ़ लेना, पेपर में ये जरूर आता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे बच्चों, इसमें पढ़ाएंगे आपको रूल नंबर 14। रूल 14 क्या है, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में कोई जुलूस निकालते हो आप, तो उसकी क्या कंडीशन है, तो कंडीशन यही है कि विदाउट एनी प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट कोई कॉम्प्लीमेंट्री या वेलेंडिक्टरी एड्रेस या एक्सेप्ट एनी टेस्टिमोनियल, अटेंड एनी मीटिंग और एंटरटेनमेंट हेल्ड इन हिज ऑनर। साफ साफ लिखा है, बिना परमिशन के आपके सम्मान में कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री हो, वेलेंडिक्टरी हो, कोई भी वेलकम आपका कर रहा हो अच्छे तरीके से, कोई फंक्शन कर रहा हो, कोई एंटरटेनमेंट फंक्शन कर रहा हो, तो विदाउट एनी गवर्नमेंट परमिशन आप उसको अटेंड नहीं करोगे, ऐसा बोला जाता है रूल नंबर 14 के प्रावधान में। तो रूल 14 क्या कहता है आपका कि पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, इसकी परमिशन आपने लेनी पड़ेगी पहले, तब आप डेमोन्स्ट्रेशंस निकाल सकते हो किसी सरकारी कर्मचारी के सम्मान में। ठीक है जी, रूल नंबर 14 इतना ही है, सिंपल सा रूल है आपके लिए। क्लियर हो गया एग्जैक्टली।
अब देखो क्या है, CCS कंडक्ट रूल्स हैं। जैसे एक बार आप क्लासेस में पढ़ लोगे, हमारे लास्ट जो प्लेलिस्ट्स हैं हमारी, चाहे निटर चंडीगढ़ की रही हो या MCRE की रही हो, उनको वेल रिवाइज करेंगे हम। एक दिन के अंदर आपको वो वेल रिवाइज मिल जाएगी प्लेलिस्ट, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपने पढ़नी है। उसके बाद नए सिरे से भी हम आपको जितने रूल्स हैं वो सारे करवाएंगे। ठीक है, मायने रखता है आपको क्लास किस तरह से आप देखते हो, क्लास की प्रैक्टिस कैसे करते हो। MCQ की प्रैक्टिस के लिए अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और अगर आप खुद से ही इन क्लासेस के माध्यम से पढ़ पाते हो इतना कि MCQ सेशन की आपको ज़रूरत ना पड़े, तो नो डाउट आपके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हर एक रूल को, अब इसको लैंग्वेज हम बहुत सिंपल कर सकते हैं इसकी, लेकिन हमारी जो सिंपल लैंग्वेज है वो MCQ के फॉर्म में आपको दिखाई नहीं देगी। ये ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं, गजेटेड लैंग्वेज होती है। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको रूल का ना मीनिंग पता लगेगा, ना रूल का बेस पता लगेगा, तो आपके रूल समझ भी नहीं आएगा। इसलिए लैंग्वेज एज इट इज़ रखनी पड़ती है, जैसा बुक्स के अंदर है। फिर थोड़ा सा समझोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर कौन सा पॉइंट मेन था। अब जैसे इसके अंदर हम बता देते हैं आपको क्या मेन था। तो साफ साफ क्या लिखा हुआ है, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन गवर्नमेंट ऑनर। एक तो ये याद रखना है हमने, एक यही याद रखना है कि बिना परमिशन के नहीं कर सकते कोई भी पब्लिक ऑनर, ख़त्म। इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ है ही नहीं। लेकिन एग्जैक्टली यू हैव टू रीड एनी कम्प्लीमेंट्री या वेल एंड डिक्टरी एड्रेस, ये वर्ड्स पता होने चाहिए, है ना, क्योंकि पेपर में MCQ में लिखे होंगे, आप सोचोगे ये ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं था हमने, तो हो सकता है ये ऑप्शन के अंदर नहीं आता होगा, तो आपका आंसर गलत हो सकता है बच्चे। तो ध्यान रखना है, आपने फोकस करना है इस चीज़ पर। पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं फ्रीली अवेलेबल है, कोई वीडियो हमने हटाई नहीं है, कोई हमने मेंबर ओनली नहीं बनाई है। अब जितने भी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स हैं उनको एक हम फैसिलिटी ज़रूर प्रोवाइड करते हैं कि एक तो सबसे पहले उनको वीडियोज़ मिल जाती हैं। कल को मैराथन क्लासेस भी होंगी तो हो सकता है उनको 8 घंटे पहले मिले, आपको बाद में मिले, ये फैसिलिटीज़ उनको दी जाती है। लेकिन लास्ट में आपके लिए भी वो अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करने का कोई चार्जेस नहीं है। हाउएवर अगर आपने प्लस मेंबर ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम पर कर सकते हो। यूट्यूब पर अगर मेंबर ज्वाइन करना है, जो कि हमारा किससे है, लॉयल मेंबर के नाम से, तो @29 आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। जिसकी वजह से क्या होगा, आपके नेम के सामने आपको एक स्टार बैज मिल जाता है किसी भी कलर का। जब आप कमेंट करते हो तो पता लग जाता है ये हमारे लॉयल मेंबर्स की कमेंट है, और उन कमेंट्स को रिजॉल्व हम जल्द से जल्द करते हैं। ठीक है, तो चलो बैक टू क्लास, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आपका। अच्छा, ये जो रूल नंबर 14 है, इसमें एक चीज़ और भी लिखी है। क्या लिखी है वो आपको समझा देते हैं। अब आपने ये देखा कि भाई सरकारी कर्मचारी के सम्मान में कोई भी आप ऐसा नहीं करोगे बिना परमिशन के। अब आप सोचोगे कि सर कल को हम भी जॉब ज्वाइन करेंगे, रिटायर अगर होते हैं तो क्या अपना रिटायरमेंट फंक्शन फेयरवेल भी नहीं कर सकते, या उस फेयरवेल में भी नहीं जाएंगे? तो ये चीज़ें ही आपने ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ें इससे अलग रखी गई हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इस वाली लाइन का मतलब यही है कि जो अभी हमने रूल नंबर 14 आपको पढ़ाया, उस रूल नंबर 14 के अंदर सारी चीज़ें लागू होती हैं, केवल इनको छोड़कर। किसको छोड़कर? अगर किसी का कोई विदाई समारोह होता है, फेयरवेल एंटरटेनमेंट, या सब्सटेंशियली प्राइवेट या इनफॉर्मल करेक्टर का, मतलब वो खुद से अगर करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकार उनके लिए अरेंज कर रही है तो परमिशन की ज़रूरत पड़ती। लेकिन रिटायरमेंट फंक्शन है, प्राइवेटली वो अगर अरेंज कर रहे हैं किसी करेक्टर के ऑनर में, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के सम्मान में, तो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन द ओकेजन ऑफ इट रिटायरमेंट या ट्रांसफर ऑफ एनी पर्सन हु हैज बीन रिसेंटली क्विट द सर्विस। साफ साफ लिखा हुआ है, IAS IPS ऑफिसर होते हैं कोई, आप भी कल को कहीं जॉब करोगे, ट्रांसफ़र होता है, तो पहले वाली जो पोस्टिंग है जहाँ पे आप रिसेंटली काम कर रहे थे, वो आपके सम्मान में क्या है, फेयरवेल फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उस फेयरवेल फंक्शन में जाना, उस फेयरवेल फंक्शन को अटेंड करना, इस रूल के अंदर नहीं आता है। कौन से रूल के अंदर नहीं आता है? रूल नंबर 14। ठीक है, तो ये क्या होता है? पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ये रूल नंबर आपने याद रखने हैं। ठीक है, अब अगले वाली लाइन में क्या लिखा है?
द एक्सेप्टेंस ऑफ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट्स अरेंज बाय पब्लिक बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस। कोई भी सिंपल या कोई ज़्यादा महंगा नहीं हो जो पब्लिक बॉडीज़ हों या इंस्टीट्यूशंस हों। कल को आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, कोई संस्था एनजीओ कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है, आप उसमें जाते हो, आपको जो है गेस्ट ऑफ ऑनर या कुछ उस तरह से गिफ्ट मिलता है जो नॉट एन इनएक्सपेंसिव, जो ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से है। अब ऐसा तो है नहीं बिल्कुल गोल्ड प्लेटेड, बिल्कुल गोल्ड का आपको कोई ट्रॉफी दे दे जिसके अंदर गोल्ड की वैल्यूज़ 2 लाख हो, तो आप वो एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। सिंपल अगर कोई मोमेंटो मिलता है तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ हैं जो इस रूल के दायरे में नहीं आती। कौन कौन सी चीज़ें हैं कि एक तो फेयरवेल फंक्शन अगर अरेंज करना हो, या तो रिटायरमेंट के टाइम पे या कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो कर सकते हो आप। दूसरा लिखा हुआ है कोई भी बॉडीज़ है, पब्लिक बॉडीज़, इंस्टीट्यूशंस अगर सिंपल और इनएक्सपेंसिव इंटरटेनमेंट अरेंज करती है तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हो। उसमें नो नीड टू परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया? CCS कंडक्ट रूल 1964 का रूल नंबर 14। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 15। इसमें क्या बोला जाता है? प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि क्या कोई आप अपना निजी धंधा बिजनेस कोई एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो। तो पहली बात तो ये आप नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? अगर आप ड्यूरिंग वर्किंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, आप किसी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, तो उन वर्किंग आवर्स में आप नहीं कर सकते, तो तभी उसी को नॉन अटेंडिंग बोला जाता है। कर सकते हो आप अगर कोई कोर्स नॉन अटेंडिंग में अवेलेबल है, बट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स जो आपके ड्यूटी आवर्स हैं उसके अंदर आप क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ऐसा ही प्राइवेट ट्रेड का है कि अगर आपने भारत सरकार से कोई परमिशन पहले नहीं ली है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। परमिशन लेके कर सकते हो, ठीक है, बट परमिशन भी हर चीज़ की नहीं मिलती। अगर आप सोचो कि आपने 9 to 5 की जॉब करनी है और 9 to 5 की जॉब के साथ साथ ही आप सोचो कि बीएड कर लो रेगुलर, है ना, और उस बीएड रेगुलर के लिए क्लास भी आप उसी के दौरान जा रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलो साफ साफ लिखा हुआ है एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी ट्रेड और बिजनेस। आप नहीं कर सकते किसी भी बिजनेस में, किसी भी व्यापार में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ज्वाइन नहीं कर सकते। नेगोशिएट और अंडरटेक एनी एम्प्लॉयमेंट, किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट में, दूसरी जॉब में आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने का मतलब वो नहीं अप्लाई कर सकते हो, मतलब वो जॉब नहीं कर सकते। 2 रेगुलर जॉब नहीं कर सकते, प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। 8 घंटे वर्किंग आवर्स है, अगर उन 8 घंटे वर्किंग आवर्स में से 3 घंटे आप प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के लिए निकालते हो तो ये सरासर गलत होगा। फिर आप पर कंप्लेंट होने के बाद CCS कंडक्ट रूल 1964 के अकॉर्डिंगली अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बनने के बाद हर चीज़, इवन आप इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कोई परचेज करते हो तो गवर्नमेंट्स को आप इन्फॉर्म करते हो कि ये एसेट मैंने नया लिया है। रूल, कोई जॉब के लिए फॉर्म भरते हो तो NOC आप मस्ट है लेने के लिए। तो कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। सी में क्या है? होल्ड एनी इलेक्टिव ऑफिस कैनवेस फॉर द कैंडिडेट और कैंडिडेट फॉर एन इलेक्टिव ऑफिस इन एनी बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इनकॉर्पोरेटेड। चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो, हेड ऑफिस वाला इंस्टीट्यूट हो या ना हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी आप इलेक्टिव ऑफिस, यहाँ पे इलेक्टिव ऑफिस का मतलब पता है क्या है? यहाँ पर यह है कि किसी पोस्ट को होल्ड करना। कौन सी पोस्ट को होल्ड करना? अब ऐसा तो है नहीं कोई बड़ी इंडस्ट्री हो या छोटी इंडस्ट्री और आप उसके अकाउंटेंट बने हुए हो, आप उसके चेयरमैन बने हुए हो, तो आप उस पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो। ये इसके अंदर साफ साफ बात लिखी हुई है। ठीक है, कोई चुनाव वाली पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते, कोई चुनाव वाली पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते जिसके अंदर चुनाव होके आप किसी पोस्ट पे सिलेक्ट होते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है आपका कैनवेस इन सपोर्ट ऑफ एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस एजेंसी, कमीशन एजेंसी एक्सेट्रा ओन्ड और मैनेज्ड बाय एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। तो देखो जब भी आपसे ऑप्शंस पूछे जाएंगे तो यही ऑप्शंस होंगे आपके सामने। नो गवर्नमेंट सर्वेंट, कुछ इस तरह से लाइन लिखी होगी, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट
कैन टेक प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, कैन डू प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, तो ऑप्शंस होंगे एंगेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन एनी ट्रेड और बिजनेस, नेगोशिएट फॉर और अंडरटेक एनी एम्प्लॉयमेंट, होल्ड एन इलेक्टिव ऑफिस, कैनवेस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस एजेंसी, कमीशन एजेंसी ओन्ड और मैनेज्ड बाय एनी मेंबर। तो आपको पता होना चाहिए आपने कौन से पॉइंट पढ़े हैं। तो एग्जैक्टली अगर इसके अंदर कोई और पॉइंट होगा जो गलत डाला होगा आपको, तो आपको पता लग जाएगा, आप उसको ट्रैक आउट कर सकते हैं। तो लास्ट वाला पॉइंट हमने थोड़ा सा समझाने से रह गया था, तो इसको समझा देते हैं। इसमें क्या है, कोई भी कमीशन एजेंसी है, कोई प्राइवेट एजेंसी है, कोई इंश्योरेंस एजेंसी है, टाटा इंश्योरेंस है, कुछ भी है, आप उसमें क्या करोगे, उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप ऐसा नहीं है आप अपने फ़ोन पर टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से आप उस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, जो आपकी फैमिली में कोई किसी मेंबर है जो ओन करता है, मान लो फैमिली में LIC एजेंट है, अब आप LIC एजेंट वाला काम आप खुद कर रहे हो, तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी फैमिली मेंबर आपका अगर कोई बिजनेस ओन करता है तो गवर्नमेंट सर्वेंट का रूल है, विदाउट एनी प्रियर सैंक्शन गवर्नमेंट के आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलो अगला पॉइंट आ जाता है, टेक पार्ट एक्सेप्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करने के बावजूद इन रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन, मैनेजमेंट ऑफ एनी बैंक, कंपनी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और एनी अदर लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स और एनी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द कमर्शियल पर्पज। साफ साफ लिखा हुआ है, आप अपनी ऑफिस ड्यूटीज़ करने के अलावा चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रेशन हो या उनको प्रमोट करना हो या उनका मैनेजमेंट हो, किसी भी बैंक का मैनेजमेंट हो, किसी भी बैंक का रजिस्ट्रेशन हो, आप उसमें कोई भी किरदार नहीं निभाओगे। कोई भी किरदार नहीं निभाओगे का वही मतलब है, एक तरह से वो जो बिजनेस हुआ, आपने कोई सोसाइटी है, अब सोसाइटी में आप किसी पोस्ट को होल्ड ही नहीं कर सकते, जैसा कि हमने लास्ट पॉइंट में बताया था आपको। ठीक है, तो ये ई पॉइंट है। अब एफ पॉइंट में क्या है, पार्टिसिपेट इन और एसोसिएट हिमसेल्फ इन एनी मैनर इन द मेकिंग ऑफ। ना तो आप रेडियो टीवी प्रोग्राम की स्पॉन्सर्ड मीडिया बन सकते हो, कोई भी मीडिया प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है बट कोई प्राइवेट एजेंसी प्रोड्यूस करती है उसको, तो भी आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, पार्टिसिपेट इन और एसोसिएट हिमसेल्फ इन एनी मैनर इन द मेकिंग ऑफ प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड मीडिया प्रोग्राम इंक्लूडिंग वीडियो मैगजीन्स, तो इनमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इनमें भाग नहीं ले सकते हो। ठीक है, चलो अब एक बहुत ज़रूरी नोट है जो आपने याद रखना है, वो हम नोट लिखा हुआ है, नो प्रीवियस परमिशन शैल बी नेसेसरी। अब आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किस केस में, जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट पार्टिसिपेट करता है किसी प्रोग्राम में जो प्रोड्यूस किया है या कमीशन किया है गवर्नमेंट मीडिया ने इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, ये बात समझ में आ गई। प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया है PIB, अब PIB है गवर्नमेंट प्रेस है। अब इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी प्रोग्राम में, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप परमिशन लेके आए हो। ठीक है, तो आप उस प्रोग्राम के अंदर उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, कमीशन कोई भी जो गवर्नमेंट उस प्रोग्राम को लेके आती है आप उसमें भागीदारी अपनी रख सकते हो। ये वाली लाइन आपको उस रूल में थोड़ा डिफरेंट बनाती है, तो ये नोट्स पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। यही पेपर में क्या होगा, सारी की सारी चीज़ें लिख देंगे जो नहीं करने वाली है, एक चीज़ लिख देंगे जो करने वाली है। अब आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी चीज़ करने वाली है, तो डेफिनेटली आपको वो लाइन भी पता होना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट सर्वेंट का, क्या ऑफिशियल कैपेसिटी में गवर्नमेंट ड्यूटी के साथ साथ वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल थोड़ा बड़ा था, बेसिकली समझना इतना मुश्किल नहीं है, आपको पता लग गया होगा। अब बच्चों 1 मिनट का समय लगेगा जिसमें आपको हम रिवाइज करा देंगे। रूल नंबर 15 क्या है, प्राइवेट ट्रेड के बारे में बोलता है। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को अलाउ नहीं किया जाता कि वो डायरेक्टली कोई बिजनेस करे या किसी एम्प्लॉयमेंट को अंडरटेक करे या कोई चुनाव से कोई पोस्ट होल्ड कर ले या किसी इंश्योरेंस एजेंसी या कमीशन एजेंसी का मेंबर बने किसी भी तरह से। क्लियर हो गया। दूसरा, इसके बाद कौन से पॉइंट थे, ना अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ के डिस्चार्ज के अलावा आप किसी बैंक के, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन में, प्रमोशन में और मैनेजमेंट में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, और अब पार्टिसिपेट करने का क्या है, स्पॉन्सर्ड मीडिया कोई होगी उसमें आप भाग नहीं लोगे। मीडिया प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ऑर्गेनाइज करती है,
लेकिन उसको बना कोई प्राइवेट एजेंसी रही है तो आप खुद नहीं कर सकते। प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड कोई मीडिया प्रोग्राम है, वीडियो मैगजीन्स हो चाहे, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कहाँ कर सकते हो? वहाँ कर सकते हैं, और ना परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। जिस प्रोग्राम को लॉन्च ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे, ठीक है, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर, जैसे पीआईबी का हमने एग्जांपल दिया था, तो वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये रूल डीपली आपको पता लग गया। ठीक है बच्चों, चलो अब ये चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है रूल नंबर जो हमने आपको अभी पढ़ाया है। एक तो उसमें नोट हमने बताया कि आप उसमें तो भाग ले सकते हो। अब आप देखो कहाँ कहाँ भाग ले सकते हो, वो समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं भाग ले सकते वो पता होना चाहिए, कहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो वो पता होना चाहिए। कोई भी, अब जैसे रेड क्रॉस होता है, सोशल और चैरिटेबल नेचर के इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इसमें कोई आप ऑनरेरी वर्क करते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी सोशल या चैरिटेबल नेचर का आप कर सकते हो। किसी भी ओकेजनल वर्क को आप कर सकते हो परमिशन लेकर। ठीक है, चाहे आप जॉब करते हो, भले वो साइंटिफिक कैरेक्टर का हो, आर्टिस्टिक हो या लिटरेसी का हो। ठीक है, मान लो आपने साक्षरता कोई अभियान है, उसके तहत आप क्लासें लगाते हो गरीब बच्चों के लिए, तो आप कर सकते हो, बिकॉज वो सोशल वर्क के लिटरेसी कैरेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, कोई हाँ ये बड़ा पूछा जाता है, ये तीनों पॉइंट आपको बता देते हैं, अभी पेपर में ये पूछे जाते हैं कि नो परमिशन इज रिक्वायर्ड विदाउट एनी प्रियर सेंक्शन। तो आप बोलोगे कि एक तो सर चैरिटेबल वर्क हो गया, एक कोई लिटरेरी वर्क हो गया या आर्टिस्टिक साइंटिफिक कैरेक्टर का, एक होगा आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो एज एन एमेच्योर। ठीक है, तो इस लाइन को इतना ही याद रख लेना कि पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एज एन एमेच्योर, और हमेशा पढ़ना है। अगर ऊपर में पहले से ही नो लिखा है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आप क्या करोगे? तो आपको ये यस करना पड़ेगा। अगर ऊपर लिखा है गवर्नमेंट सर्वेंट विदाउट द प्रीवियर सेंक्शन डू द फॉलोइंग वर्क, तो आपको यस करना पड़ेगा। तो समझना, अगर वो पहले से मना कर रहा होगा तो आप मना थोड़ी करोगे। समझ रहे हो ना आप इस चीज़ को? मतलब क्वेश्चन को दो तरीके से बनाया जा सकता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट क्या क्या कर सकता है, तो नीचे यस वाली चीज़ें आएंगी। एक ये होगा गवर्नमेंट सर्वेंट नो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो अब वो नहीं वाले हैं, इसीलिए अब आपने नहीं वाले चूज करने हैं। तो क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। किसी भी रजिस्ट्रेशन प्रमोशन मैनेजमेंट में भाग ले सकते हैं वो जो लिटरेरी और साइंटिफिक और चैरिटेबल नेचर का हो। ये वाली लाइन याद रखनी है बस। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उसके ना रजिस्ट्रेशन में, ना प्रमोशन में, ना प्रोग्राम में आप भाग लोगे। अभी हम बोल रहे हैं आपको कि आप ले सकते हो। किस में ले सकते हो? जिसमें केवल लिटरेसी वाला, साक्षरता वाला, साइंटिफिक हो गया कोई, अनुसंधानिक टाइप, चैरिटेबल हो गया कोई। इन कामों में अगर आप पार्टिसिपेट लेते हो तो आपने ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं जाना। ठीक है, आप इलेक्टिव ऑफिस को होल्ड नहीं करोगे, लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। कल्चरल रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हैं, ये प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट है, कल्चरल इंक्रीजिंग जो आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं। सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रेशन का एक्ट जो होता है आप पढ़ लेना, वैसे भी काम आएगा। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों ये क्या है, ये रूल 15A नहीं है, सॉरी रूल ये 15 नहीं है, ये 15A है। तो जब भी हम PDF शेयर करेंगे इसमें करेक्शन करके आपको बता देंगे। तो रूल 15A, अ सबलेटिंग एंड वैकेशन ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किराए पर देना। इसका मतलब होता है सरकारी जो मकान मिलता है, हाउस मिलता है, एकोमोडेशन मिलती है, उसको खाली करना। अब ये दोनों चीज़ें एक ही रूल के अंदर है, वो है रूल नंबर 15A। तो 15A का पार्ट 1 जो है वो यही बोलता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किराए पर अपना सरकारी मकान नहीं दे सकता। ये साफ साफ लिखा हुआ है, जो उसको अलॉट है। मान लो आपको अलॉट है, आपने वो आगे से आगे किसी को किराए पे दे दिया, कोई उसके अंदर रहता है, आपका HRA 5000 है, आप उनसे 10,000 ले रहे हो, तो ये आप प्राइवेट बिजनेस हो गया। तो ये वाला काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट का अकोमोडेशन है, आपको दिया गया है, किसी दूसरे के लिए नहीं दिया गया है। रूल इसका 2 जो क्या बोलता है, रूल 2 है जो इसका बोलता है कि जब भी कैंसिलेशन होती है अलॉटेड गवर्नमेंट एकोमोडेशन की,
मान लो आपको अकोमोडेशन दी हुई है, अब कैंसिलेशन के ऑर्डर आ जाते हैं, आप छोड़ के जाते हो उस मकान को, आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, आप रिज़ाइन करते हो, तो साफ साफ लिखा है जो भी टाइम लिमिट होगी आपकी, जो भी अलॉटिंग अथॉरिटी है वो आपको टाइम लिमिट बताएगी और उसी टाइम लिमिट के अंतराल पर आपको वो मकान खाली करना पड़ेगा। इसका सेम पर्पज़ एज इट इज़ ऐसे ही है। जब आपको अलॉट होता है तो अलॉट होने पर आपको 15 से 20 दिन 25 दिन जो भी टाइम दिया जाता है ऑक्यूपाई करने का, तो उस ड्यूरेशन के अंदर आपने उस मकान को ऑक्यूपाई करना होता है। नहीं करते हो तो वो फिर जो अलॉटमेंट है आपकी कैंसिल हो जाती है। सेम यही पर्पज़ है वैकेट करने का। जब आप खाली करते हो उस मकान को तो विद इन टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, यानी जो अलॉटिंग अथॉरिटी है उसको बताकर आपने वो उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर उस हाउस को खाली करना है। तो रूल 15 हमारा लास्ट रूल है इस क्लास के अंदर। इसमें हमने आपको क्या पढ़ाया, सबलेटिंग एंड वैकेशन ऑफ अ गवर्नमेंट एकोमोडेशन। साफ साफ लिखा हुआ है सबलेट नहीं करोगे, लीज पर नहीं दोगे, ठीक है, खुद आप रह सकते हो, दूसरा कोई नहीं रह सकता उसके अंदर। सेकंड में क्या है, जो भी गवर्नमेंट एकोमोडेशन है अगर कैंसिलेशन हो जाता है तो उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप लोगों ने खाली करना है। एक ही रूल के अंदर दो बातें हैं, इससे ज़्यादा पेपर में इसका कभी भी नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट पढ़ लेना, आपके हमेशा काम आएंगे। तो CCS कंडक्ट रूल्स की क्लास नंबर 5 हमारी हो चुकी है बच्चों। बहुत ही धमाकेदार तरीके से आगे क्लासें आपको देखने को मिलती रहेंगी, बड़े अच्छे तरीके से। कंडीशन यही है, सवाल पूछने से पहले वीडियो देख लो। अब एम्स CRE 2025 की हमने वीडियो डाली है, उसको बच्चे देखेंगे नहीं, बस कमेंट करेंगे, ठीक है। अब एक मैसेज और है आप सब बच्चों के लिए। अब बच्चे क्या है, जब हमने बोला क्लासें आपका एम्स CRE 2025 आएगा तो सबको गलत लगता था, जिनको ठीक लगता था वो हमारे साथ मिल के चले। उनको था कि अगर मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बोला गया है तो डेफिनेटली ऐसा कुछ होने वाला है, और ऐसा ही हुआ। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको होगी जो उस टाइम पे ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, पढ़ना नहीं चाहते थे। वही बच्चे हर क्लास के अंदर कमेंट्स आप देखना, सर दिन में 2 क्लास लेके आओ, दिन में 3 क्लास लेके आओ, MCQ मैराथन लेके आओ, ये प्रोवाइड करा दो, वो प्रोवाइड करा दो। तब आप पहले कहाँ थे जब आपको बताया गया था? एम्स ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कराते टाइम आपके माइंड पर हावी हो जाता है, 30 दिन के अंदर पेपर करा देता है, और 30 दिन के अंदर आप फॉर्म भर भी भरना है, आपने पढ़ने का भी सोचना है, बुक्स भी निकालनी है। और रूल्स ऐसा है, CCS रूल्स पूरे पढ़ना सबके लिए मुश्किल है, बहुत बड़ा ग्रंथ होता है, बहुत बड़ा मटेरियल है आपके लिए ये, तो उसको तरीके से ही पढ़ा जा सकता है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ा जा सकता है, कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं वो पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो उन बच्चों को भी कहेंगे वो धैर्य बना के रखें, अब ज़्यादा फोर्सफुल्ली कमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हार्ड वर्क बेसिस पर ही सिलेक्शन हो सकता है, हल्ला मचाने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो डेफिनेटली मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपको वो चैनल है जो प्रोवाइड कराएगा एक प्लेटफॉर्म जिससे आप अपनी एम्स CRE की तैयारी को बेहतर कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, ठीक है, और आपके लिए बेस्ट भी होगा ये। तो चलो बच्चों, नई क्लास में बहुत जल्द मिलने वाले हैं, तब तक आप पुरानी प्लेलिस्ट है हमारी उनको चेकआउट करते रहो, डेली पढ़ते रहो। मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।